हेलो दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ बहुत मज़ेदार शख्सियत है। आपको उनसे मिलके मज़ा इसलिए भी आएगा क्योंकि वो एक मैजिशियन है, जादूगर। दूसरा, वो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक एक्टर हैं जिन्होंने कई क्षेत्रीय फिल्मों में भी काम कर रखा है। एक मेंटर गाइड की तरह उभर के इसलिए आएंगे क्योंकि वो एक स्कूल चलाते हैं और जो एजुकेशन लाइन से रिलेटेड है, तो एक एज ए मेंटर गाइड भी आपको वो गाइड करने वाले हैं इसमें। तो चलिए मिलते हैं देवाशीष मंडल जी से। नमस्कार देवाशीष मंडल साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत सारा नाम सुना है आपका और बहुत सारा काम है। आप एक मैजिशियन हैं, आप थिएटर एक्टर हैं, एज ए एक्टर भी बहुत सारा काम कर रखा है और आज के डेट में एक स्कूल के एमडी हैं जो एजुकेशन लाइन से रिलेटेड है। तो देवाशीष मंडल साहब इस समय यूथ के लिए या नए पीढ़ियों के लिए एक मोटिवेशन जैसा है क्योंकि उनका चेहरा जब आता है तो देखने को मिलता है कि कितना एक आम आदमी जो अपने करियर को परस्यू करना चाहता था और अपने मन की करके और एक इस्टेब्लिश हो जाता है। तो कहाँ हुआ देवाशीष साहब आपका जन्म और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ? देखिए, जन्म तो मेरा इसी घर पे हुआ है। पापा जी ट्रांजिट कैंप में बैठे हैं। ट्रांजिट कैंप में पापा जी 64 में बांग्लादेश से, जब बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ तब ये पापा जी आ गए थे जी। और उस समय पापा जी एजुकेटेड थे, तब उनको स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे जॉब दे दी, DRO डिपार्टमेंट, उसी में डिस्ट्रिक्ट रिफ्यूज एंड रिहेबिलिटेशन में, उसमें इंस्पेक्टर हो गए और सरकार की ओर से यही मकान हमको अलॉट हुआ था। तो इसी घर में 67 में पापा जी की शादी भी 66 में हुई और 67 में मेरा जन्म हुआ इसी घर पे। उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई सब रुद्रपुर में हुई। कौन से स्कूल? सबसे पहले मैं पब्लिक मॉन्टेसरी, जो कि जनता इंटर कॉलेज के सामने था, अब तो नहीं है, तो वहाँ मेरी पढ़ाई शुरुआत हुई। फिर कल्याणी नदी का पुल टूटने की वजह से फिर ट्रांजिट कैंप के प्राइमरी भी पढ़ा मैं। उसके बाद फिर जनता इंटर कॉलेज गया, जनता इंटर कॉलेज में 8 तक पढ़ा। उसके बाद फिर झा कॉलेज जी, आदित्यनाथ झा, उसमें मेरी स्टडी हुई और वहाँ से फिर मेरी जॉब लग गई 86 में। मैं HMT वॉश फैक्ट्री 5 रानी बाग, जो कि नैनीताल में है जी, तो वहाँ मेरी जॉब लगती है। और जॉब लगने के बाद फिर जॉब मुझे रास नहीं आया। दरअसल मैं किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करता। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए चले तो गया, लेकिन मैं सोचता था कि यहाँ से मैं निकलूँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब VRS खुला तो मुझे VRS क्या है? VRS वॉलंटियर रिटायरमेंट। हाँ। तो गवर्नमेंट की स्कीम थी। तो जिस दिन मेरे को शाम को पता लगा कि हाँ वॉलंटियर रिटायरमेंट अब दे रहे हैं जी, तो अगले दिन सुबह जाके सबसे पहले एप्लीकेशन मेरी थी कि जॉब छोड़ो। जॉब छोड़ के फिर सन 2000 में मैं घर वापस आ गया। फिर काफ़ी मेहनत की और जहाँ तक मैजिक का सवाल है, 74 में तब मैं लगभग 7 साल का था। तो रुद्रपुर में BN सरकार एक मैजिशियन, जो कि उस समय बहुत बड़े मैजिशियन थे, PC सरकार के बाद उनका नाम आता था जी। तो उनका शो लगा था गांधी पार्क में और वो हमारे घर पे रुकते थे। दरअसल पापा जी के गांव के थे, बांग्लादेश के, तो तब से थोड़ा सा परिचय था उनसे। तो मुझे उंगली पकड़ के वो अपने पंडाल में बैठाते थे। तब मैं 7 साल का था। और पिताजी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं उससे? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो वहाँ बैठता था, शो देखता था और सोचता था कि कैसे है, मैंने जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन सबने काफ़ी लोगों ने भ्रमित किया कि नहीं ये तंत्र मंत्र और ये सो। फिर दरअसल इंटरेस्ट तो था ही। तो धीरे धीरे उसके अंदर जब मैं घुसा कि आखिर जादू है क्या, तो धीरे धीरे उसके बारे में पता लगा कि ये तो साइंस है, ट्रिक्स है और कुछ नहीं। सब ट्रिक्स पे सारी चीज़ सारा ओवरऑल मैजिक, वो सारा ट्रिक्स या फिर साइंस, ये कला है। और मैं फिर अपने शो में अंधविश्वास से दूर भी करता हूँ लोगों को। जैसे ढोंगी बाबा लोग चमत्कार दिखाते हैं और भोली भाली जनता को ठगते हैं, तो वो चमत्कार कैसे होता है? कोई भी चमत्कार होता नहीं है, सब किसी न किसी उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिक है। बिल्कुल। तो उसी ट्रिक से ही वो भोली भाली जनता को ठगते थे। तो उस चीज़ को ही मैं अपने शो में दूर करता हूँ कि हाँ ये अंधविश्वास है। और तो उससे भी पब्लिक को बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ जिस चीज़ को हम चमत्कार सोचते थे
और वो चमत्कार नहीं है, वो एक साइंस है, ट्रिक है। हम्म, फिर जब मैं HMT में था, ये तो 7 साल की उम्र से मैं बता रहा हूँ, मैजिक में तभी से मैं गया और उसके बारे में काफ़ी अंदर तक जाता रहा कि आखिर ये लड़की वो काटना या फिर हवा में उड़ाना या फिर भूत बंगला, ये सब कैसे होता है। तो उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिक है, वही ट्रिक है, लाइटिंग है, ड्रेस है, तो यही इसी चीज़ का समावेश ही मैजिक है। जी। फिर 86 में जब मेरी जॉब लगी, लेकिन मैं कर नहीं पाता था, सोचता था और हर आइटम के बारे में सोच के उसके एंड तक पहुंच के स्टॉप होता था कि हाँ ये आइटम ये है, लेकिन जादू के लिए इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो तब मैं जब 86 में जॉब लगी, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत जो सैलरी मेरे को मिलती थी, उसी से एक एक करके इक्विपमेंट, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स वो खरीदता भी रहा, कुछ शो भी किए, छोटे छोटे शो किए। क्या उम्र होगी उस समय आपकी? नहीं, जॉब तो लगी थी मेरी 18 ईयर्स में, मेरी जॉब लग गई थी। 18 साल के थे? 18 साल लगभग 2-3 महीने में मेरी जॉब लग गई थी। उसके बाद फिर लगभग 2000 में जब जॉब छोड़ा, तब तक काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हो गए थे मेरे। छोड़ने के बाद फिर काफ़ी मेहनत की मैंने कि क्या करूं। जादू का अगर मैं शो खोलता हूं तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए था, स्टेज, लाइट, फिर साउंड और भी काफ़ी इक्विपमेंट्स जो कि मेरे पास थे नहीं। मेरे पास तो मैजिक इक्विपमेंट थे लेकिन अदर्स चीज़ नहीं थी। तो उसके बाद फिर घर आके और भी कुछ काम किया जो कि मैं सक्सेस नहीं हुआ। फिर अब जिसमें सक्सेस नहीं हो वो भी बता दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। उस समय 2001 में मैंने पोल्ट्री फार्म खोला, मुर्गे वाला। हाँ, मेरी ज़मीन है ये शिवनगर में है और 2.5 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट से मिली थी, उसी में मैंने पोल्ट्री फार्म खोला। असफल क्यों हुआ पोल्ट्री फार्म में? पोल्ट्री फार्म में मेरी जानकारी नहीं थी, मैंने किसी से पूछा और एक डायरी में मैंने लिख लिया था कि हाँ ये ऐसे 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 इतने दिन बाद ये मेडिसिन देना है, इतने दिन बाद ये करना है। तो दरअसल वो अनुभव था नहीं और उस समय मेरे को बहुत लॉस हुआ। 5-6 लॉट मैंने उसमें डाले लेकिन बहुत लॉस हुआ, फिर उसको बंद कर दिया। फिर जादू खोला मैंने 2005 में बड़ी हिम्मत करके और लगभग 5-6 ट्रक सामान इकट्ठा किया और मेरे ही घर पे लगभग 1.5 महीने तक हमने 45-48 लोगों को इकट्ठा करके रियाज किया। मैंने यहाँ पे रिहर्सल किया मैंने और सबको ट्रेनिंग दी। उसके बाद फिर सरगम सिनेमा हॉल में मेरा पहला शो हुआ, प्रोफेशनल शो जी। यहाँ पे स्टेज वगैरह बना के सब 45-48 लोग मेरे ही घर पे रहते थे और दिन रात हम मेहनत करते थे, इक्विपमेंट्स तैयार करते थे। फिर रात को 1:30-2 बजे तक भी हम रिहर्सल करते थे, लाइटिंग। और उसके बाद फिर जब पहला शो मेरा सरगम में हुआ तो उस दिन एक मेरा पहला शो का जो ऐड था, काफ़ी सारे मैजिशियन आपने सुना होगा कि किसी शहर में अगर जाते हैं तो बाइक चलाते हैं, आंखों में पट्टी बांध के। तो बाइक तो चलाना था। हल्द्वानी शहर दरअसल मेरा अपना शहर था और मेरे गोल्डन ईयर्स हल्द्वानी शहर में भी था, जॉब के सिलसिले में। जॉब के सिलसिले में तो वहाँ मैंने बहुत सारे शो किए हल्द्वानी में। तो आंखों में पट्टी बांध के बाइक भी बहुत बार चलाई हल्द्वानी में। तो सरगम में भी मेरा सरगम सिनेमा जब मैंने शो लगाया तो वहाँ भी वही ऐड था कि आंखों में पट्टी बांध के मोटरसाइकिल तो चलाएंगे ही चलाएंगे, साथ में जलती हुई चिता में अपने को जलाएंगे। और ये शो इंडिया का पहला शो था कि अपने को आत्मदाह कराना कैसे हो सकता है जी। तो जिसके लिए मैं नैनीताल के DM साहब उस समय थे 2005 में, कोई बेंगोली थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका जी। तो उनसे मैंने परमिशन मांगी। तो परमिशन वो कैसे दे देंगे, प्रशासनिक अधिकारी है। उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि भाई अगर कोई आत्मदाह की धमकी देता हम तो अरेस्ट करके सीधे अंदर करते हैं और आप मुझसे ही परमिशन लेने आ रहे हैं। तो उनको फिर मैंने काफ़ी कुछ समझाया और उनको थोड़ा सा समझाने के बाद उन्होंने मेरे को परमिशन दी कि अगर कोई हादसा होता है तो ये, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे हैं, अगर कोई हादसा होता है तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तो मैंने कहा आपका परमिशन मेरी जेब में रहेगा, कोई अगर हादसा होता है तो परमिशन ओपन नहीं होगा और अगर मैं ठीक ठाक रहा तो फिर आपने जो परमिशन दी है वो मेरे फाइल में लग जाएगा। वो परमिशन लेके मैं आया कि सरगम सिनेमा हॉल में उस दिन मेरा शो था। दिन में अपने को जलाना, कुछ ऐड भी किया था मैंने, काफ़ी भीड़ हो गई थी मेरे घर से भी, दरअसल इंडिया में पहली बार हो रहा था। तो सरगम सिनेमा हॉल के सामने एक गड्ढा खोदा गया
सबके सामने। उस समय हेमंत बड़गवाल जी वहाँ के नगर चेयरमैन थे, वो चीफ गेस्ट थे, एसडीएम वगैरह सब आए थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। तो वहाँ गड्ढा खोदने के बाद फिर चारों ओर से पब्लिक थी, सरगम सिनेमा हॉल के सामने जो फील्ड है उसी फील्ड में। तो उस गड्ढे को पहले चेक किया गया, पब्लिक को बोला गया कि आप इसके अंदर जाइए और देखिए कोई रास्ता तो नहीं है। पब्लिक गई उसके अंदर, फिर जो चीफ गेस्ट है उनको भी उसके अंदर डाला गया। करीब 8 बाई 7 का गड्ढा था वो, 7 फुट बेस गहरा और 8 फुट बेस में। उसके अंदर जाने के बाद उन्होंने सब कुछ चेक किया कि कोई रास्ता नहीं है। पुलिस वालों से भी कहा गया कि आप भी जाइए, पब्लिक से ही बोला कि आप भी जाइए। जब सबने कहा कि हाँ इसमें कोई भी रास्ता नहीं है, तब मुझे उसके अंदर डाला गया और 4 कुंटल यूकेलिप्टस की लकड़ी से मेरे को ढक दिया गया और दिन में 1 बजकर करीब 18-20 मिनट हो रहा था, उसमें आग लगा दी। चारों ओर से पब्लिक। आग लगने के बाद वो तो मैंने फिर बाद में सुना, क्योंकि मैं तो अंदर ही था। बाद में ये सुना कि जब आग लग गई तो लोगों ने काफ़ी हल्ला किया कि भाई दिन दहाड़े एक आदमी को जला रहे हैं, पुलिस खड़ी है, एसडीएम खड़ी है, सब खड़े हैं। तो एक पत्रकार मैम थी, मेरे ख्याल से कोई दया शायद नाम से है शायद, तो उनको भी काफ़ी हार्ट बीट बढ़ गई, उनको फिर अस्पताल भी ले गए। 20-25 मिनट तक आग जब जल गई और जब आग शांत हुई फिर उसको मिट्टी से ढक दिया। तो जो मेरा अनाउंसर था उसने कहा कि भाई ऐसा है कि भाई जादूगर साहब तो अंदर गए, देवाशीष मंडल जी अंदर गए और जल गए। तो अब जो शाम को 7 बजे का जो शो था, जो टिकट एडवांस में ले लिया, वो शो तब कैंसिल हो गई, क्योंकि जादूगर जो हैं वही जल गए, अब शो दिखाने वाला कोई है नहीं। तो अब आप लोग शाम को 5 बजे आके सब अपने अपने टिकट वापस करके पैसे ले जाए। तो इतने के बाद फिर एक माहौल जैसा बनाया हमारे अनाउंसर ने। हाँ, जानो उसके। हाँ, फिर उन्होंने कहा देखिए हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर किसी की डेथ होती है तो उसकी आत्मा भटकती है। तो देवाशीष मंडल जी मर तो गए, ख़त्म हो गए, जल गए, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी हम लोगों के बीच में है। जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं दी जाएगी तब तक वो भटक रहे हैं। तो क्या आप लोग देवाशीष मंडल की आत्मा से मिलना चाहेंगे? तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल मिलना चाहेंगे। तो फिर उन्होंने माइक में आवाज़ दी, जादूगर देवाशीष मंडल की आत्मा कहीं भी अगर आप हैं तो आके एक बार सबको दर्शन दो। 3-4 बार आवाज़ देने के बाद फिर मैं ऑडियंस के पीछे जो घेरे लगाए हुए थे, उस समय अखबार में जो आया था 3-4 हज़ार पब्लिक थी, तो मैं उनके पीछे से बाइक चलाता हुआ सबके बीच में आता हूँ। तो ये काफ़ी इसको सराहा गया। और वर्ल्ड फेमस मैजिशियन पीसी सरकार जो कि मेरे गुरु भी हैं, तो उनका मेरे पास लेटर भी आया, बधाई पत्र आया। मैं उनको गुरु मानता हूँ, लेकिन उनसे 2-3 बार मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने सिखाया नहीं मुझे कुछ भी। एक एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी मेरे और उनके बीच में है। तो ये मेरा मैजिक शुरुआत हुई। काफ़ी जगह किया, पंजाब, यूपी और राजस्थान, बीकानेर में, और हमारे कुमाऊँ में तो बहुत जगह किया, हल्द्वानी में, उत्तराखंड में काफ़ी जगह मैंने शो किए। फिर शो चला नहीं पाया। दरअसल कुछ कमियां थी शो में, कमी नहीं थी, लेकिन जो बाहर की चीज़ें देखने की, मैनेजमेंट देखने वाला कोई नहीं था, मैं अकेले ही था, क्योंकि मेरे परिवार से मैजिक लाइन में कोई नहीं है, मैं पहला हूँ। तो फ्लॉप हो गया मैं, उसके बाद बंद करना पड़ा और मन मार के। पोल्ट्री फ्लॉप कर चुके थे और हाँ, अब जादू भी फ्लॉप कर दिया। काफ़ी पैसा बर्बाद किया मैंने, जो कि 7 साल की उम्र से मेरा इंटरेस्ट था उसमें, मैं उसको चला नहीं पाया, बड़ा दुख हुआ, रोता था मैं। और सामान तो अभी भी सब रखा है लगभग, स्टेज को छोड़कर। उसके बाद फिर एक मित्र है मेरे, उन्होंने मेरे को सलाह दिया कि यार ऐसे इसमें फ्लॉप हो गया, पोल्ट्री फार्म है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्कूल कर। तो स्कूल की ओर मेरा कोई मन था नहीं, लेकिन फिर भी उसने जब सलाह दिया, मरता क्या नहीं करता, तो उसी पोल्ट्री फार्म को चटाई से पार्टीशन बना के उसको मैंने स्कूल कर दिया। स्कूल में कन्वर्ट कर दिया आपने? तो 2005 से स्कूल चला रहा हूँ, मैजिक ख़त्म होने के बाद, और लगभग 15-16 साल हो ही गए और ठीक ठाक चल रहा है। विगत 2 सालों से कोरोना की मार ने तो खैर सभी स्कूल वालों को मार दिया, बिल्कुल ख़त्म हो गए। और ये मेरा मैजिक चल रहा है। अब मेरा बेटा भी है, वो भी बहुत अच्छा शो करता है। अच्छा, वो मैजिशियन? हाँ, इस समय वो 12th पास हो गया इस बार, और मैजिक के काफ़ी सारे 15-20 शो उसने किए हैं, और कुछ आइटम तो मुझसे ही बेहतर करता है वो।
ये आपके लिए उपलब्धि है। ये मेरी उपलब्धि है कि मेरे वंश में मेरे बाद मेरा बेटा ही मैजिशियन है। पता चला था कि आप थिएटर भी करते थे। हाँ, जॉब की, पोल्ट्री फार्म चलाया, फिर आप मैजिशियन बन गए, वहाँ से भी फ्लॉप हो गए। थिएटर में कैसे आना हुआ? थिएटर दरअसल जब मैं HMT वॉच फैक्ट्री में था तो रंगमंच भी बचपन में कुछ नाटक मैंने अपने दुर्गा पूजा के स्टेज में मैंने किए हैं। तब हम छोटे छोटे थे, कक्षा 8 में हम थे। तो एक मेरे हमारे भाई साहब है मोहल्ले की, उन्होंने एक नाटक अभिमन्यु बध डायरेक्शन किया था जी। उसमें अभिमन्यु का रोल मिला था मेरे को, और हम सारे कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को लेकर उन्होंने करीब 3-3.5 घंटे का नाटक किया। उसको बहुत सारा आ गया था। तो रंगमंच तो बचपन से ही था, नाटक स्कूल में भी प्ले वगैरह करता ही था मैं। फिर HMT जाने के बाद, HMT में जाने के बाद फिर एक ग्रुप मिला मेरे को वहाँ पे, क्योंकि जिसकी चाह होती है तो अपने को ढूंढ ही लेता है। तो एक ग्रुप मिला कि वो भी लखनऊ से आए थे, AK सनवाल, अनिल कुमार सनवाल नाम से है, लखनऊ से आए थे। तो मेरे सेक्शन में ही थे। तो बातों बातों में एक दिन चर्चा हुई कि वो भी रंगमंच से है, लेकिन अब HMT में आ गए। तो हम लोगों ने मिलके वहाँ पे निहारिका थिएटर एंड आर्ट्स ग्रुप नाम से ग्रुप खोला हमने जी। इसका फाउंडर मेंबर मैं हूँ। तो ग्रुप खोल के फिर हम लोगों ने नाटक की तैयारी की कि हम लोग सिर्फ ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में ही जाएंगे, अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता में जाएंगे। तो 93 में हमने पहली बार अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता बरेली में हमने कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट किया, जो कि डोम की चिता नाम से एक नाटक था उसमें। और उसमें हमको सांत्वना पुरस्कार मिला और बेस्ट को एक्टर का पुरस्कार मिला। तो पहली बार हमने 93 में किया। उसके बाद फिर काफ़ी सारे नाटक लेके हम ऑल इंडिया अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता में जाते थे जी। अंधा ही एक नाटक है जी, धर्मवीर भारती जी का, और हिंदी नाटकों की दुनिया में सबसे टफ नाटक है वो। तो उस नाटक में मुझे अश्वत्थामा का रोल मिला, मेन कैरेक्टर अश्वत्थामा का है उसमें। तो जो कि मैंने रामनगर में पहली बार हमने कंपटीशन दिया, और उस कंपटीशन में मेरे को ऑल इंडिया में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है बेस्ट एक्टर का ये। तो रामनगर कंपटीशन में मेरे को 95 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जिसके लिए आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो उसके कुछ डायलॉग्स वगैरह याद है तो परफॉर्म कर देते तो ज़्यादा? हाँ, परफॉर्म कर सकता हूँ बिल्कुल। और जो अश्वत्थामा का रोल है वो बहुत हाई पिच की स्पीच है। तो मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, सुनाइए। अब एक्शन में सुनाऊँ तो फिर कैमरे से बाहर आ जाऊँगा। बैठे ही बस मतलब मोनोलॉग जैसा हो जाए। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा को द्रोण ने चढ़ाई थी। जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये दरअसल करीब 1.5-2 पेज का एक ही डायलॉग नहीं, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। बिना एक्शन के नहीं होता है, गेटअप पीछे के उसमें। तो इसमें मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था 95 में। उसके बाद फिर बरेली संजय कम्युनिटी हॉल में फिर हम गए 96 में। तो वहाँ मेरे को बेस्ट एक्टर का सेकंड अवार्ड मिला। बस मतलब जजों ने ये कहा कि बेस्ट एक्टर इसमें दो आ रहे हैं, तो बड़ा टफ है कि किसको दे जी। दरअसल एक होता है, तो उसमें मेरे को सेकंड मिला। उसके बाद फिर रामपुर कंपटीशन में गए वहाँ अखिल भारतीय प्रतियोगिता में, वहाँ फिर मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो 3 बार मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो ये बहुत बेहतरीन रहा। हाँ, ये अंधा। बतौर अभिनेता, जो आपकी कुछ शॉर्ट फिल्में आई होंगी या बड़ी फिल्में आई होंगी, कैसे उसका शुरुआत हुआ? फिल्मों में तो बखैर बड़ी फिल्मों में तो नहीं गया। लोकल की फिल्म एक हल्द्वानी से कोई त्यागी फिल्म एक हुआ करता था, तो उसमें मैंने जयमा पूर्णागिरी एक हिंदी फीचर फिल्म निकली थी जी। तो उसमें मैंने पंडित जी का रोल किया था। एक कुमायूनी फिल्म मेयार पेड़, उसमें मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर किया था और छोटा सा रोल था उसमें जी। ये
भविष्य की क्या योजना है आपकी, क्या देखते हैं आप? देखिए इस समय तो स्कूल मैंने खोला है जी। और सक्सेसफुल चल रहा चल रहा था बट चल रहा था, लेकिन ये इसकी वजह से थोड़ा सा सभी स्कूल वालों को परेशानी हुई है। जी और मैं दरअसल हमारा एक संघ है रुद्रपुर के जितने भी प्राइवेट स्कूल है, जी तो उनके जो प्रबंधक है, हम लोग का एक यूनियन है प्रबंधकों का, तो मैं रुद्रपुर का हमारा ट्रेड यूनियन है जो कि ट्रेड है, इंडिया की एक ही यूनियन है ट्रेड यूनियन स्कूल से संबंधित, और वो हमारा, और उसमें मैं नगर का अध्यक्ष हूँ ट्रेड यूनियन में, जितने भी प्राइवेट हमारे रुद्रपुर के स्कूल है, और ये हमारे पूरे ज़िले का है ये, तो नगर अध्यक्ष हूँ। और मैं चाहता भी हूँ कि कोरोना काल जल्दी से ख़त्म हो, और कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई का कोई औचित्य है अभी नहीं, उतना मतलब नहीं है। बिल्कुल औचित्य नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो भगवान करे, ऊपर वाला करे कि जल्दी से कोरोना को ख़त्म करे, हम लोगों को एक सही रास्ता सबको मिले। और देखिए सब कुछ खुल गया लेकिन स्कूल अभी तक नहीं खुला जी और बच्चों की पढ़ाई सुचारू हो सके जिससे कि बच्चे अपना भविष्य चुन सके, तो यही मेरी कामना है। और मैं अपने स्कूल में मेरा जब भी कोई 26 जनवरी का प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है, और उसमें मैं खुद मतलब मेरे स्कूल का जो प्रोग्राम है वाकई में एक लेवल का प्रोग्राम कराता हूँ मैं बच्चों को, करीब 1-1.5 महीने की रिहर्सल, क्योंकि मैं खुद रंगमंच से हूँ। मेरा जो स्कूल का स्टेज है वो भी रंगमंच जैसा ही पूरा बनता है। अगर आप मेरे स्कूल में आते तो मैं सारा फोटोग्राफ्स आपको दिखाता, वीडियो दिखाता, तो पूरा रंगमंच स्टाइल का ही बनता है वो। और उसमें करीब 1.5 महीने की रिहर्सल होती है। मैं खुद बैठ के कम से कम 5 बार मैं फाइनल रिहर्सल देखता हूँ, तब जाके उसको मैं परफॉर्म कराता हूँ। तो ये दरअसल मेरे थिएटर का भी एक रूल था कि कितना भी जब तक पूरी तरीके से तसल्ली ना हो तब तक उसको परफॉर्म ना करें। ये तो मैं चाहता हूँ कि ये करें और बस ये अच्छा ही करना है। शुरुआत में आपने जॉब की, फिर आपने बताया कि आपने पोल्ट्री फार्म खोला, उसके बाद मैजिशियन हो गए, उसमें फ्लॉप रहे, स्कूल खोला 2 साल से उसकी कंडीशन खराब है। हाँ। क्या आप अपने आप को कामयाब पाते हैं, सक्सेसफुल पाते हैं, या अभी भी संघर्ष कहीं ना कहीं जारी है? देखिए मैं एक मध्यम परिवार से हूँ और ऊपर वाले ने जितना दिया है उसमें हमको संतुष्ट होना चाहिए जी। चाह तो किसी की कम नहीं होती है, लेकिन जितना मिले उतना हमको उसी में संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ मैंने जितनी मेहनत की है मुझे उतना मिल रहा है, इसी में मेरे को संतुष्टि है। जो आने वाली युवा पीढ़ी है जो रंगमंच में आना चाहते हैं या जो मैजिशियन बनना चाहते हैं या फिर बतौर अभिनेता कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या राय मशवरा? जब ये मैजिक से संबंधित मैं बहुत बार मैंने न्यूज़पेपर में भी और काफ़ी सारे मैगजीनों में भी मेरे बारे में छपा है, तो उसमें मैंने अपील की है कि कोई भी, क्योंकि मुझे मैजिक सीखने में बहुत परेशानी हुई है जी, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं था और उत्तराखंड में मैजिक सिखाने वाला कोई नहीं था। पीसी सरकार को मानता था, वो अधिकतर विदेशों में रहते थे, तो 3 बार उनसे मुलाकात भी की, लेकिन उधर भी वही एकलव्य द्रोणाचार्य की तरह मानता उनको था। तो मेरे पीछे मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, मैंने खुद सीखा। और अब मैं अपील करता हूँ, अब नहीं काफ़ी समय से मैं अपील किया मैंने कि किसी को भी अगर सीखना हो अपना समय दे, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो काफ़ी सारे हैं स्टूडेंट हैं जो कि मुझसे सीखते भी हैं और परफॉर्म भी किया उन्होंने। तो जहाँ मुझे दिक्कत हुई, मैं चाहता हूँ कि मैजिक लाइन में किसी और को दिक्कत ना हो। रंगमंच मैंने रुद्रपुर में भी खोलने की कोशिश की, एक आध नाटक भी हमने किया जिन लाहौर में देखिया, उसमें भी मैंने मेन रोल किया था, उसमें पहलवान का नेगेटिव रोल है वो मैंने किया था। तो लेकिन यहाँ दरअसल हमारे रुद्रपुर में वो चीज़ है नहीं कि थिएटर को आगे बढ़ाए। इधर कुछ लोगों से बात भी की लेकिन समय नहीं है, समय का अभाव है। समय का अभाव है। और थिएटर ऐसी चीज़ है जिसमें कि समय भी देना पड़ता है, अपना घर फूकना पड़ता है, तब जाके तमाशा देखना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है। तो आप या तो उसके लिए एग्री हो जाएं या फिर सपने छोड़ दें, बस ये है, यही है।
अब लगा लीजिए कि HMT में सुबह अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो सुबह 6 से 2 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी, और सुबह 4 बजे उठ के अकेले ही रहता था वहाँ पे। सुबह 4 बजे उठ के खाना वाना बना के नाश्ता, फिर HMT के लिए अपना जो लंच है वो सब ले जाता था। 2:30 बजे तक कमरे में पहुँच के 3:30 बजे हीरा नगर उत्थान मंच में हम पहुँचते थे सब। 3:30 बजे पहुँचना है तो पहुँचना है, लौटने का टाइम नहीं है। 7:30, 8, 9 बज रहा है जब तक कंप्लीट नहीं होता था। अंधायुग में अश्वत्थामा का जो रोल है ये तो हाई पिच का रोल है। ये तो 2 या 3 बार की रिहर्सल के बाद आदमी टूट जाता है बिल्कुल ही। तो अब लगा लीजिए अश्वत्थामा में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं आप? अब एक जोश है कि हाँ मुझे ये लेना ही है, ये अवार्ड लेना ही है। और क्योंकि सिनेमा जगत में बहुतों को सुना है कि हाँ थिएटर्स, बहुत लोग जो कि थिएटर्स आए हैं, और जैसे मोहन जोशी जी, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। इन्होंने भी अश्वत्थामा का रोल किया था। फिर निर्मल पांडे जी जो हमारे नैनीताल के हैं, बैंडिट क्वीन वाले, उन्होंने भी अश्वत्थामा का रोल किया था। तो रहे नहीं मेरे ख्याल से। हाँ वो तो है नहीं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई साहब आपने तो अश्वत्थामा अंधायुग के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी है और मैंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया है, तो क्या आपको विश्वास है कि मैं इतना, मेरी हाइट कम है और तब मैं पतला सा था, तो क्या मैं अश्वत्थामा के रोल में अवार्ड ले सकता हूँ? बोले ऐसा हाइट और ये सब मायने नहीं रखता, आपकी आवाज़ है, आपकी एक्टिंग है, तो फिर आप कोई भी अवार्ड ले सकते हैं। फिर नैनीताल में अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता में डोम की चिता में मेरा एक रोल था। वो रोल देख के भी, वो उस समय ठंड थी और हमने ओपन फील्ड में हमने नाटक किया था और नंगे बदन वो रोल था, धोती पहन के, डोम का रोल था। तो जब नाटक खत्म हुआ तो पर्दे के पीछे आके अपने जो मेकअप रूम वहाँ के मेरी पीठ भी थपथपाई की, बहुत अच्छा रोल दिया। तो तब वो हिट थे, बैंडिट क्वीन तब आ चुकी थी, तो उनसे ही बहुत ज़्यादा जोश मिला। और यहाँ भी लोगों को जोश देने की काफ़ी कोशिश भी करता हूँ कि यार रंगमंच करिए, थिएटर करिए इसमें, लेकिन वही समय का अभाव है लोगों के पास, और इसमें समय देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मेरा समय दिए नहीं हो सकता। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे दर्शक हैं फिल्मी चाणक्य के, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, दर्शक बंधुओं से आपने सुना मेरे बारे में, देखा, और आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं एक मैजिशियन हूँ, और अगर आप लोग रुद्रपुर से हैं, तो कोई भी युवा हैं, तो मुझसे कोई भी हेल्प आपको अगर चाहिए तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हमेशा आपको कोई भी मैजिक लाइन में या थिएटर लाइन में कोई भी हेल्प आपके लिए देने के लिए मैं आएगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज जिस सक्सेस से मैं आपको रूबरू करा रहा था उनका नाम है देवाशीष मंडल साहब। बहुत उम्दा कलाकार हैं, बहुत बड़े मैजिशियन हैं। इंटरव्यू में आपको पता चली गया होगा। रंगमंच से जुड़े रहे हैं, अब अपना एक स्कूल चलाते हैं जिससे काफ़ी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है सर आपको। आई होप इंटरव्यू सुनकर अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए सी यू सून। जस्ट